लोग पढ़ रहे थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और जो प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, प्रबंध के सामान्य सिद्धांत किसने एडवोकेट किए थे या किसने जनरेट किए थे, किसने प्रतिपादित किए थे? हेनरी फेयोल ने। तो आज जो आपका आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी व्यवस्था का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी कि व्यवस्था का सिद्धांत। तो व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है? हेनरी फेयोल व्यवस्था के सिद्धांत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति और हर वस्तु के लिए एक फिक्स स्थान होना चाहिए, और अगर उस व्यक्ति को ढूंढना हो या उस वस्तु को ढूंढना हो तो वो उसी स्थान पर मिलना चाहिए जहां पर उसका फिक्स प्लेस डिसाइड किया गया है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि अगर आपके घर में, आपके ही घर में अगर ऐसा हो कि मान लो हम मॉर्निंग में उठे, सारी चीजों को एक जगह पर अगर ना रखी जाए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उनको ढूंढने में, ढूंढ करके उसको यूज करने में, और आप हो सकता है कहीं जा रहे हो तो लेट भी हो जाओ। लेकिन अगर ऐसा हो कि सारी की सारी चीजें एक ही स्थान पर रखी रहती हैं, व्यवस्थित रूप से एक फिक्स प्लेस है वहीं रखी रहती हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आपको क्या, सबको मालूम है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी और आसानी से हम जाकर के उसको यूज कर सकते हैं। बिजनेस में भी क्या होता है कि हर वस्तु का एक नियत स्थान होना चाहिए कि ये वस्तु यहाँ रखी जाएगी। तो अगर ओवरऑल ऑल एंटरप्राइजेस में किसी को भी नीड होती है तो सबको पता है कि वो वस्तु कहाँ मिलेगी, तो वो वहां से वो आसानी से लेकर के यूज कर सकता है। या फिर हर व्यक्ति के लिए भी एक फिक्स प्लेस होना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी है तो आपको कहाँ मिलना चाहिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही मिलना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लगाई गई है और आप सेल डिपार्टमेंट में बैठे मजे कर रहे हो, तो फिर अगर कभी जरूरत पड़ी और व्यक्ति अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं है तो वो कहाँ ढूंढेगा जिसको आवश्यकता है? तो इसमें लॉस या नुकसान होने की संभावना है। तो प्रिंसिपल क्या, हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फेयोल का मत है कि मैनेजमेंट को, व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन करते हुए फेयोल ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु के लिए और एक स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होना चाहिए, और सही व्यक्ति सही स्थान पर भी होना चाहिए। सही व्यक्ति सही स्थान पर का मतलब क्या? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पर्सन है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होना चाहिए, वो सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। तो दो प्रिंसिपल आपके क्लियर हुए यहाँ पर। क्या? एक हुआ आपका स्केलर चेन। तो ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइजेस में जब भी ऑर्डर देने होते हैं तो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक चलते हैं, जो कि सीनियरिटी और जूनियरिटी के हिसाब से जाते हैं। सीनियर ऑर्डर देगा पहले अपने जूनियर को, फिर जूनियर देगा, क्योंकि ये ऑर्डर देगा तब ये काम करेगा और ये ऑर्डर देगा तो ये काम करेगा। अभी अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो ये मैसेज पहले इनको पहुंचाएगा, फिर ये इनको पहुंचाएगा, तब ये दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को पहुंचाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसमें क्या होता है? टाइम ज्यादा लग जाता है, और ये ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, मैंने आपको बताया। तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि ये स्केलर चेन अगर कभी नीड पड़े तो स्केलर चेन को ना अपनाते हुए किसको, यानी जो श्रेणीबद्ध मार्ग है, एक श्रेणीबद्ध मार्ग का मतलब क्या? एक सीरीज है। अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो ये रास्ता है, आपको इस रास्ते से ही जाना पड़ेगा। पहले आपको इसको बताना होगा, ये कह देगा और ठीक है, तो ये इसको बताएगा, तब ये इसको बताएगा, फिर इसको, तब इसको, तब जाके काम होगा। तो इसे बोलते हैं श्रेणीबद्ध मार्ग, यानी एक सीरीज है, उस सीरीज पर आपको, या एक मार्ग है, एक रास्ता है, अगर आपको कुछ काम करवाना है तो वो उसी थ्रू करना होगा। लेकिन हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि जब भी आवश्यकता हो तब गैंग प्लैंक समूह तक को अपनाना चाहिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर इसकी कोई डिमांड है तो वो डायरेक्टली दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति से कह सकता है और वो काम करवा सकता है। बाद में जब काम हो रहा हो जाए तो फिर अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है ना? ये खरीद के लाए, कितने का लाए, पक्का बिल है इनके पास, इन्होंने कितना मंगाया, क्यों मंगवाया, क्या बनाना था, वो सारी की सारी इनकी प्लानिंग है, सब कुछ पता है, वो हेड को पहले से ही मालूम होता है। यहाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, दूसरा क्या हुआ? व्यवस्था का सिद्धांत यानी कि ऑर्डर का सिद्धांत। तो ऑर्डर का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यवस्था के सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है
इसमें फैयोल इस बात पर बल देते हैं या ये बात बताना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर ही होना चाहिए और सही व्यक्ति को सही स्थान पर होना चाहिए। इसके बाद एक 12 नंबर का जो आपका प्रिंसिपल है इनका, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि कर्मचारियों के कार्यकाल का स्थायित्व। ज्यादातर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर नहीं होता बट कहीं कहीं होता है कि एक आदमी है, जैसे हमने आज कह दिया कि आप यहां काम करोगे यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और 5-7 दिन काम करा के उससे बोला कि आप यहां काम नहीं करोगे, आप परचेज डिपार्टमेंट में काम करोगे, यानी उसका जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो क्या करते रहते हैं? काम करने की स्टेबिलिटी चेंज करते रहते हैं। तो अभी अगर आप स्टेबिलिटी चेंज करते रहोगे तो पहली बात तो वो व्यक्ति कोई भी नया काम नहीं सीखेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे 4 दिन के बाद यहां से कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो 4 दिन काम करेगा भी तो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ तो काम करने वाला कोई और है, मैं 4 दिन में अगर कुछ कर भी लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो मैं तो दूसरे के ऊपर डाल दूंगा कि भाई मैं तो केवल 4 दिन के लिए आया था, रियल में तो हेड ये थे या इन्होंने काम किया था, तो इन्होंने नहीं देखा होगा। जैसे मान के चलते हैं कि एक टीचर है, एक स्कूल है, अब उस स्कूल में क्या हो रहा है कि सारे टीचर हैं पर एक टीचर को एक्स्ट्रा मान लो रख लिया गया है, अभी उसको सब्जेक्ट दे दिया है कि भाई आप मैथ पढ़ाओगे, लेकिन अब होता क्या है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टर है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर है, उसे सारे सब्जेक्टों में कमांड अच्छी है, तो कभी इंग्लिश का टीचर नहीं आया तो बोले एक काम करो, तुम 2 दिन इंग्लिश पढ़ाया हो जाके, कभी 4 दिन मैथ पढ़ाया हो जाके, कभी ट्रांसफर कर दिया कि जाओ संस्कृत पढ़ाओ जा करके, कभी ट्रांसफर कर दिया किसी में, कभी किसी क्लास, मतलब क्लास उसकी क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। तो वो कभी भी किसी भी काम को अच्छे से ना तो सीखेगा और ना काम को अच्छे से करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे एक जगह स्थायी रहना ही नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है। मुझसे अगर मान लो कोई काम खराब होता भी है और कोई पूछता भी है तो मैं क्या करूंगा? उस व्यक्ति के ऊपर बोल दूंगा जो व्यक्ति यहां पर परमानेंटली काम कर रहा है। तो हेनरी फैयोल इस प्रिंसिपल से क्या कहना चाहते हैं कि हर कर्मचारी का एक काम करने का स्थायित्व, यानी कि एक काम करने का जो प्लेस है वो स्थिर होना चाहिए, उसकी पोस्ट फिक्स होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व आपका है, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करोगे, तो अब आपकी लायबिलिटी बन जाएगी कि अगर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ होती है तो आपसे ही पूछा जाएगा कि ये खराबी क्यों आई, तो आपको आंसर देना होगा, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे कि सारी की सारी चीजों को नए नए तरीके से सीखोगे भी और काम को अच्छे तरीके से करोगे भी। और किसी ने कहा भी है कि एक व्यक्ति अगर कई सालों से एक जगह काम कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है उनकी अपेक्षा जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में आते जाते रहते हैं, क्योंकि जो आते जाते रहते हैं, आए 2-4-10 दिन महीना भर काम किया फिर चले गए, फिर आए किसी को ही आया काम किया चले गए, तो उसको वो ना तो कुछ सीखते हैं ना काम अच्छे से करते हैं, और अगर काम गलत हो भी जाता है तो वो तब तक वहां से जा चुके होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल देते हैं जो रेगुलर वहां पर काम कर रहा है। तो बात समझ आ रही है ना कि अगर एक मैथ का टीचर है तो अगर उससे पूरी साल मैथ पढ़ाया जा रहा है, 10th का मैथ है और 10th का मैथ अगर पूरी साल पढ़ाया जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर रिजल्ट खराब आया या अच्छा आया तो आंसर उसको देना होगा। तो ये आपका प्रिंसिपल क्या कहता है? कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब आपका आता है एक प्रिंसिपल बीच में रह गया है, इक्विटी यानी कि समता का सिद्धांत। वो 12 पर पहुंच गए थे तो 11th नंबर का है, ठीक है। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, यानी कि समता का सिद्धांत। तो फैयोल इस प्रिंसिपल के थ्रू या इस प्रिंसिपल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट में प्रत्येक कर्मचारी के साथ
एवरी एम्प्लॉइज, जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका इक्विटी का प्रिंसिपल हो गया। कहानी समझा रही है? क्या कहता है इक्विटी प्रिंसिपल? समता का सिद्धांत क्या कहता है कि फैयोल का मत है कि मैनेजमेंट को प्रत्येक लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर एम्प्लॉइज के साथ कैसा करना चाहिए? इक्वलिटी का व्यवहार करना चाहिए, यानी समानता का व्यवहार करना चाहिए। वहां पर भेदभाव यानी पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। कोई हमारा खास है तो हम उसका फेवर कर रहे हैं, अगर हमारा खास नहीं है तो सारी की सारी गलती उसके ऊपर डाल दे रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। इससे एम्प्लॉइज के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है और काम में भी दिक्कत होती है, काम अच्छे से आदमी करता नहीं है। मैं यहीं पर अगर मान के चलो आप लोगों के साथ पार्शियलिटी करने लगूं, इनको सपोर्ट ज्यादा करूं और आपको सपोर्ट मान लो किसी एक को सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं और एक को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो क्या यहाँ का मैनेजमेंट खराब नहीं होगा? तो मेरे लिए क्या है, सब बराबर है, मुझे सबके साथ समानता का व्यवहार करना होगा। अब अगर किसी ने गलती की और वो मेरा मान लो अगर छोटा भाई ही है तो मुझे उसे पनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मैनेजर हूं, मैनेजमेंट हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी लोगों को कोऑर्डिनेशन में काम करवाना है, तालमेल मिलाकर काम करवाना है। और अगर मैंने इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो वहां कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, समन्वय नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं जिसका पक्ष ले रहा हूं वो तो काम करेगा और हो सकता है कि वो भी अब काम ना करे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैनेजर तो हमारे साथ में है, सब संभाल लेगा। और जो जिसका पक्ष नहीं लिया, बल्कि गलती उसकी थी भी नहीं, तो वो अब काम यूं नहीं करेगा कि काम अच्छा कर लो तो भी गाली मिलना है, बुरा कर लो तो भी मिलना है, ठीक है ना यार दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, जब तक है तब तक देख लेते हैं, नहीं कर रहे काम। तो यहाँ ये इक्विटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि मैनेजमेंट को हर लेवल पर क्या करना चाहिए? समानता का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि इक्विलिटी का, वहां पर पार्शियलिटी का व्यवहार नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे के सारे एम्प्लॉइज एक समान है, जो न्यायपूर्ण है, जो ऑनेस्टी से काम होना चाहिए वही काम करना है, किसी का पक्ष लेकर के काम नहीं करना है कि एक का पक्ष ले लो दूसरे का पक्ष नहीं लेना। यहां तक कहानी समझ आ रही है? तो अब आपका आता है 13 नंबर का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनिशिएटिव, यानी पहल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहल का सिद्धांत। पहल के सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को, यानी जो भी एम्प्लॉइज है उसे जो भी काम दिया गया है उसकी प्लानिंग उसको ही करने दिया जाए कि वो काम को कैसे करेगा, कब करेगा, ठीक है ना। और वो प्लानिंग के साथ साथ उसको वो फॉलो भी करे या उसको क्या करे, एक्टिविटी में भी लेकर के आए। ये अधिकार दे देना चाहिए किसको? इसे हम कहते हैं पहल का सिद्धांत। मतलब अगर मान के चलो मैंने किसी को काम दिया कि आपको ये कोई भी काम करना है, तो अब इस काम को करने के लिए मान लो मैंने आपको डिसाइड कर दिया है कि 5 दिन में काम होना है, तो अब आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हो। आपको 5 दिन के अंदर काम कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी प्लानिंग आप कर लो अपने हिसाब से। क्योंकि मान के चलो अगर मैंने प्लानिंग की तो मैं तो अपने हिसाब से प्लानिंग कर दूंगा, हो सकता है मेरी कैपेसिटी ज्यादा हो और आपकी कैपेसिटी कम, या मेरी कैपेसिटी कम हो और आपकी कैपेसिटी ज्यादा, तो हमारा प्लानिंग आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको काम दिया गया है, आप अपनी प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग पर अपना काम भी करो। तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज है वो उस काम के लिए बेस्ट प्लानिंग करेगा सबसे पहले तो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं जो भी काम करूं उसकी तारीफ हो, यानी वो अच्छा काम करेगा और अच्छी प्लानिंग करेगा, जिससे मैनेजमेंट का काम कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। और इसी के बाद एक लास्ट आपका प्रिंसिपल है जिसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी क्रॉफ्स, यानी समूह भावना का सिद्धांत। ये एक बात ध्यान रखना कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि संगठन ही शक्ति है। जहां यूनियन नहीं है, जहां यूनिटी नहीं है, जहां संगठन नहीं है, जहां एकता नहीं है, वहां पर काम
बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकते। यूनिटी है, एकता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए हेल्प के लिए कभी भी जा सकता है। ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है, यूनिटी होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए, यानी संगठन होना चाहिए, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। और जब कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉयज को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरे डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति आकर के उसकी हेल्प कर सकता है। तो प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर होता है, उनको यह काम करना चाहिए कि एम्प्लॉयज में सहयोग की भावना बनी रहे, गुड फैक्ट, हेल्पफुल होकर के यूनिटी के साथ काम करें। तो ये किसका काम है, ये मैनेजर को करना है। अगर मैनेजर इस तरीके से काम करता है तो उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। ये आपके 14 प्रिंसिपल थे जिन्हें मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, 14 के 14। ठीक, सबसे पहला जो प्रिंसिपल आपका था वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, या जिसे हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, कार्य आवंटन या विशेषीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है उसे वही काम सौंपना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल था डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन जो है वो बिजनेस के सफलता की एक कुंजी होती है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि अपने सीनियर का आदर सम्मान करना, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए हैं उसको ऑनेस्टी से पूरा करना, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को ईमानदारी से फॉलो करना, ये सब डिसिप्लिन के प्रिंसिपल में आता है। एक प्रिंसिपल आपका है जो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो फेयोल लिखते हैं कि मैनेजमेंट में अधिकार और दायित्व यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलने चाहिए। उत्तरदायित्व, जो उत्तरदायित्व है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, अधिकारों का। जिस व्यक्ति को आप अधिकार दे देते हो किसी भी काम करने की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अब वो काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये दोनों में कोऑर्डिनेट यानी कि सामंजस्य बना रहना चाहिए। जिस पर अधिकार है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और जिस पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है तो उसके पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकरूपता। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एक कर्मचारी को एक ही सीनियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों से कमांड नहीं मिलना चाहिए। अगर एक पर्सन को या एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय को अगर अलग अलग सीनियर से कमांड मिलती है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकरूपता का सिद्धांत। फेयोल इस बात पर बल देते हैं कि जो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है उस ग्रुप एक्टिविटी के सारे डायरेक्शन किसी एक सीनियर के द्वारा ही दिए जाने चाहिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है या एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है तो वहां पर कुछ लोग काम कर रहे होंगे, वो एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उन सभी ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं यानी कि एम्प्लॉइज हैं उन्हें ऑर्डर, कमांड, डायरेक्शन एक ही सीनियर, एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता देना यानी कि प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। तो फेयोल इस प्रिंसिपल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक एम्प्लॉयज को या प्रत्येक लेवल के मैनेजर को, कर्मचारी को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने व्यक्तिगत हित की अपेक्षा जो एंटरप्राइजेस है या मैनेजमेंट है उसके जनरल जो इंटरेस्ट है यानी कि सामान्य जो हित है यानी सबका फायदा सोचना चाहिए। जब सबका फायदा होगा यानी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो हमारा फायदा तो अपने आप ही हो जाना है।
हम अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहेंगे, यानी कि सारे के सारे डिपार्टमेंट अलग अपने अपने फायदे के बारे में सोचते रहेंगे अपने अपने ही लिए, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिमरेशन, पारिश्रमिक का सिद्धांत। तो फैयोल इस प्रिंसिपल से कहते हैं कि कर्मचारी को दिए जाने वाला जो पारिश्रमिक है, यानी कि सैलरी या फिर वेतन जिसे कहते हैं, वेजेस यानी मजदूरी, वो कैसी होना चाहिए? सेटिस्फिकेशन, यानी कि उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलना चाहिए कि हाँ मुझे जो रिम्यूनरेशन प्राप्त हो रहा है वो सही प्राप्त हो रहा है, इसमें मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और ये संस्था को यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फिकेशन होना चाहिए कि मैं जो पैसा दे रहा हूं इस कर्मचारी को सही दे रहा हूं। दोनों को सेटिस्फिकेशन प्राप्त होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था को भी और वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको भी। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का सिद्धांत। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब डिसीजन लेने का अधिकार किसी एक सीनियर के पास होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब अपने अधिकार जो राइट्स हैं डिसीजन लेने के वो अपने सबऑर्डिनेट को भी दे दिया जाता है, यानी कि छोटे जो कर्मचारी हैं उनको भी दे दिया जाता है कि आप भी डिसीजन ले सकते हो। तो हेनरी फैयोल कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए, सामंजस्य। जैसी स्थिति जब बनती है तब आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों यूज करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जहां पर हमें खुद ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, तब आप सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण का यूज करो। और जब कुछ ऐसे डिसीजन है जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इनकेस अगर कोई गलत ले भी लेता है डिसीजन तो, और बहुत नॉर्मल छोटे छोटे डिसीजन है, तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करें, यानी कि अपने डिसीजन लेने के अधिकार दूसरे लोगों को भी सौंप दे। स्केलर चेन प्रिंसिपल, सोपान श्रृंखला। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी डिमांड की जाती है तो उसके लिए एक श्रेणी मार्ग जिसे हम कह रहे हैं स्केलर चेन, कि एक व्यक्ति किसी सीनियर को बताता है, फिर सीनियर किसी दूसरे सीनियर को बताता है, फिर वो किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर को बताता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। जब दो डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन करना है तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो वहां पर प्रिंसिपल ये हेनरी फैयोल क्या कहते हैं कि स्केलर चेन की जगह गैंग प्लान का काम करो, समूह तक का काम करो, कि एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। और इससे क्या होगा, काम आपका रुकेगा नहीं, काम डिले नहीं होगा। और बाद में जब काम हो जाए या हो रहा है तो उसके बाद में आप अपने सीनियर्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि हर वस्तु का एक नियत स्थान होना चाहिए और सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर लेवल के मैनेजमेंट को प्रत्येक एम्प्लॉयज के साथ समानता का, इक्विटी का बिहेवियर, समानता का व्यवहार करना चाहिए। कहीं भी पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, कहीं भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कर्मचारी के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। कर्मचारी जिस जगह काम कर रहा है तो उसे वहां स्थायी रहना चाहिए, यानी कि लंबे समय तक या आजीवन उसको वही काम करना चाहिए, जिससे वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को करेगा भी। अगर चेंज करते रहेंगे उस एम्प्लॉयज को, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी किसी डिपार्टमेंट में अगर चेंज करते रहेंगे, उसका स्थान चेंज करते रहेंगे, तो वो ना तो कोई चीज सीखेगा और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। और कहा भी गया है कि वो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा है, वो मैनेजमेंट या मैनेजर ज्यादा अच्छा है जो 10 साल से एक ही जगह काम कर रहा है, उनकी बजाय इनकी कि जो आते हैं जाते हैं, बार बार प्लेस चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जो एक जगह काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा, नई नई चीजों को सीखेगा और अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करेगा, इफिशिएंसी के साथ काम करेगा। पर जो बार बार चेंज हो रहा है जिसका काम, तो वो काम नहीं करेगा ढंग से, ना ही कुछ सीखेगा, क्योंकि उसकी फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनेगी। प्रिंसिपल और इनिशिएटिव यानी कि पहल का सिद्धांत। तो यहां फैयोल क्या कहते हैं कि जिस एम्प्लॉयज को
जो भी काम सौंपा गया उसे उस काम को करने की पहल दे देनी चाहिए, कि यानी कि आप उस काम की प्लानिंग कर सकते हो कि वो काम आपको कब करना है, कैसे करना है। सारी की सारी प्लानिंग आप बनाइए और उसको इनिशिएट भी कीजिए, उसकी पहल करो, यानी कि आप उसी के हिसाब से काम भी कीजिए। इससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉय अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करेगा, बेस्ट प्लानिंग करेगा और उसमें एफिशिएंटली काम भी करेगा। और लास्ट है आपका एस्पिरिटी क्रॉप, समूह भावना का सिद्धांत। ये मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बनाना चाहिए, ताकि वो यूनिटी के साथ काम करें। अगर किसी एक एम्प्लॉयज को अगर कोई नीड है, कोई आवश्यकता पड़ती है, अगर उसका कोई काम खराब हो रहा है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के कोई भी व्यक्ति आकर के उसकी हेल्प, या अगर किसी और को प्रॉब्लम्स है तो वो व्यक्ति जाकर के उनकी हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एस्पिरिटी क्रॉप्स, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। मैंने बताया संगठन ही शक्ति है। जहां यूनिटी है, जहां यूनियन है, जहां संगठन है, वहां कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सारे काम पॉसिबल हो जाते हैं। एक घर है, उस घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 में यूनिटी नहीं है, तो कोई भी 2 लोग जाकर के कुछ भी कह के आ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं एक घर है जहां पर 5 लोग हैं और 5 में बहुत यूनिटी है, तो 10 लोग भी आकर के कुछ नहीं कह सकते। यूनिटी में वो ताकत है, एकता में वो ताकत है। एक और एक मिलके 11 हो जाते। ये आपके हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हुए।